बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड Morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, sir. Today we are going to good morning everybody. Today we are going to once again have a small overview on key elements of government। मतलब हमको गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे लेवल पर कुछ छठवीं के लिए 6th क्लास के लिए हमको चर्चा करनी है। गवर्नमेंट जब हम अपने आसपास बहुत सारी स्थितियों को देखते हैं बेटा, हम मेट्रो में यात्रा करते हैं या सड़कें बनवाते हैं, या हम जब देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, डिसास्टर आता है, तो वैसे समय में जब लोगों की स्थिति खराब होती है, उस समय कौन हमारे काम आता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये गवर्नमेंट होती है। जैसे देखो अभी अफगानिस्तान में कितनी बुरी स्थिति आई है, और इस बुरी स्थिति में कौन हेल्प कर रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल जा रहे हैं? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। सब लोगों ने टीवी में तो जरूर देखा होगा ना, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखा है कि नहीं देखा? न्यूज पर देखते हो आप लोग? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो आप लोगों को Yes, ये sir. अनुभव तो है बेटा कि निश्चित रूप से स्थितियां बहुत ही खराब हैं, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहां पर एरोप्लेन, और वहां के जो नागरिक थे, केवल भारत के नागरिक नहीं, जो अफगान जो नागरिक हैं उनको भी अपने यहाँ लेकर आए, जो वहां से भागना चाहते हैं, जिनकी स्थिति खराब है। तो ये जो काम होता है, ये इस काम सरकार करती है। गवर्नमेंट के, इससे पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा, कोई मुझे बताएगा? व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? एनीबडी? Sir, local government, state level government, and sir, national level government. चलो 3 टीयर्स आपने चर्चा किया। देखो गवर्नमेंट को हम 3 ऑर्गन्स की जब बात करते हैं, आपने लेवल की बात की है ना, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नेंस होता है। ठीक है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी। कौन कौन है, क्या बोले, बताएंगे? Legislature, executive, judiciary. वेरी गुड। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बेटा? कानून बनाना. कानून बनाना. दे मेक लॉज। जैसे एमपी एमएलए जो होते हैं ना, सेंट्रल लेवल पर एमपी हो गए और स्टेट लेवल पर क्या हो गए, एमएलए हो गए। करेक्ट ना? इसके बाद एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम होता है? जो कानून बनाया गया उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। आप बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स? व्हाट इज द रोल? Implement the law. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ओके। जो कानून बन गया उस कानून का हम पालन करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जुडिशियरी, जस्टिस है ना, जुडिशियरी जस्टिस। जुडिशियरी का काम क्या होता है? जब Court. यस, कोर्ट। वेरी गुड। जुडिशियरी कहते ही हमारे दिमाग में क्या ध्यान आता है? कोर्ट का। वेरी, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट हमारे बच्चे। वीरभद्र सिंह ने भी हाथ उठाया हुआ है, जस्ट वेट। ओके बेटा। तो जुडिशियरी का काम क्या होता है कि जो डिस्प्यूट हो गए, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, एक रिलीजियस दूसरे रिलीजियस के बीच में हो गया, या एक रीजन या दूसरे रीजन के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट, तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे घर में 2 भाई आपस में लड़ जाते हो, किसके पास जाते हो? मम्मी 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 मम्मी, भैया ने मार दिया, भैया ने मार दिया। ये करते हो कि नहीं नाटक? बताओ। Yes, हाँ sir. हाँ, कितने लोगों ने नाटक Yes, किया sir. हुआ है? जरा रेज योर हैंड। ये सब काम किया हो, जरा अपने हाथ उठाना तो जरा। हाँ, प्रिया ने हाथ उठाया। हाँ, यस यस, अदिति ने भी उठाया, अदिति किंडो ने भी उठा दिया। यस मनीषा, वेरी गुड। ये हमारे बच्चे बड़े ऑनेस्ट है ना? सच बोला, ये सारे बच्चों ने हाथ उठाया भाई। अंश, यस 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 यस, सुंदर सुंदर, वीरभद्र, सबने हाथ उठाया। वाओ, है ना? ओके, वेरी गुड। तो मासूमा ने, बहुत सुंदर बेटा। ऋषिका, सुंदर सुंदर बच्चे, बहुत अच्छे। तो सब लोगों ने लड़ाइयाँ की है। हाँ, लेकिन लड़ाइयाँ खूब करनी चाहिए ना घर में बेटा? करना चाहिए लड़ाई? बताओ जरा। नहीं No, करना sir. चाहिए. हाँ। अच्छा, मोबाइल के लिए मम्मी पापा को परेशान करना चाहिए? हाँ, मोबाइल। No, sir. हाँ, सर, लड़ाई करने से
Yes, sir. आसानी होता है। हाँ, मम्मी से ऊंची आवाज में बात करना चाहिए। No, sir. नो सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। तो जुडिशरी क्या काम करता है? ये डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है, और लोगों को जस्टिस देना और उनके जस्टिस की रक्षा करना, ठीक है। आर्गुमेंट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये काम होता है। तो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आपको समझ में आ गए ना बेटा? बोलो। यस सर। ठीक है। यस। और गवर्नमेंट के जो Yes. इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हम देखते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लगता है जो इस डेमोक्रेसी को बनाने में और बचाने में और आगे बढ़ाने में एक योगदान देता है ना, वो हमारा जानते हो क्या है? वो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है? बोलो बोलिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, ये बताओ कि भारत में पहला इलेक्शन कब हुआ था? किसी को मालूम है? When did first election take place in India? 1952। 19 बताओ कब हुआ था? 1952 Sir, 1952. पहला इलेक्शन हुआ था। 1952। यस। और हमारी जो ये आपस की डेमोक्रेसी है, बेटा माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना। कनिष्का, आपके यहाँ से कुछ साउंड आ रहा है बेटा, माइक का। तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो है ना, कितने साल की उम्र के लोगों के लिए होता है बेटा? यस, 18 प्लस। यस। अच्छा, इसका एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, इतिहास है। ब्रिटेन में भी इसके लिए स्ट्रगल हुआ, अमेरिका में भी हुआ, न्यूजीलैंड में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इसके लिए स्ट्रगल हुआ, ठीक है। तो ब्रिटेन में जब इसको जो इसके लिए काम करने वाली महिला थी, उसका नाम कोई मुझे बताएगा? एमेलिन पैंक्रस्ट, ठीक है। इनका नाम क्या था? एमेलिन पैंक्रस्ट। EMMELINE और PANKHURST, ठीक है। इनका नाम याद रखना। और ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को अधिकार मिला था। महिलाओं को, आज हम कहते हैं ना बेटी बचाओ, आगे बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ कहा जाता था यत्र नारियों से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की इज्जत होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है ना। अभी हमारे यहाँ राखी का फेस्टिवल आने वाला है। सब भाइयों की अच्छी खैर रखना तुम, ठीक है। इसमें जितने भाई है ना, सभी खैर करना, ठीक है। उनको याद दिलाना कि व्हाट इज योर ड्यूटी एंड हाउ यू शुड थिंक अबाउट द फीमेल जेंडर, ठीक है। भाइयों को भी, बहनों के लिए तो भाई बहुत सोचते हैं, है ना, इसलिए सबके लिए सोचना है। फीमेल जेंडर का सम्मान करना भाइयों को बस ये सीखना चाहिए, ठीक है। जेंट्स कम्युनिटी को फीमेल जेंडर का सम्मान करना सीखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट का क्या नाम है बेटा? सफरेज मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? सफरेज मूवमेंट। और जो इसको Suffrage movement. जो इस मूवमेंट को सपोर्ट किया उसको सफ्रागेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ्रागेट्स। SUFFRAGETTES। ओके। और जानते हो न्यूजीलैंड में कब महिलाओं को यह अधिकार मिला वोटिंग का? जानते हो? नहीं जानते हो ना, मैं बताता हूँ। 1893 में। मैं क्यों न्यूजीलैंड को याद किया जानते हो? न्यूजीलैंड में जो ये राइट मिला 1893 में, और 1893 बहुत ही, नोट कर लो कहीं, 1893 बहुत ही बढ़िया ईयर है। 1893 में एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, उन्होंने होम रूल जो मूवमेंट उन्होंने बाद में चलाया था। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, जो कभी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का पार्ट हुआ करता था। अब इन लोगों ने अपनी अलग आजादी कर ली, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, समझे। तो वो भारत आई थी 1893 में, और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी अडयार, मद्रास में। उस समय मद्रास कहा जाता था, आज चेन्नई कहा जाने लगा। तो चेन्नई में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखो आपका जीके भी तैयार हो रहा है, थोड़ा सा हम आपको एलोबरेट कर रहे हैं, परेशान मत होना, ठीक है। आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अब 1893 को वो आती हैं, और फिर महात्मा गांधी निकल जाते हैं देश छोड़ के। अरे कहाँ गए मालूम है? बताओ, महात्मा गांधी कहाँ चले गए? सर साउथ अफ्रीका गए थे। यस, शाबाश प्रिया, वेरी गुड।
तो महात्मा गांधी कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका गए और वहाँ सर काफी, हाँ बोलो बेटा। सर उधर जो ब्रिटिश लोग थे वो उधर के काले लोगों को परेशान करते थे, उन्हें यस यस, इंग्लिश वो चीजें नहीं, हमने डिस्कस कर लिया, वेरी गुड। उनके तो राइट के लिए 1893, लड़ा। हाँ 1893 को वो गए और वो वापस आए कब जानते हो? 1950 में, जनवरी, 9 जनवरी। अब उसी दिन हम क्या मनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन महात्मा गांधी इस धरती पर वापस आए उस दिन हम इसको NRI डे, इसको हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। जो भारत के लोग विदेशों में चले गए, वहां रह गए, बस गए, उनका उनका सहयोग लेने के लिए कि वो भी, उनका भी सहयोग हो इस धरती के, इस भारत के विकास में, तो उन्होंने NRI डे की घोषणा की और उनको बहुत तरह के प्रिविलेज दिए। 1893 में और भी घटनाएं हुई। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है आपने? राहुल सांकृत्यायन, वो हिंदी के, इतिहास के और कई भाषाओं के बहुत बड़े जानकार। उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था और वो, उनको तथागत घुमक्कड़ कहा जाता, तो वो उन्होंने भारत में जो बौद्ध साहित्य था, जिसको चाइना ने अपने अपने देश में लेकर चला गया था, तिब्बत के जो जो यात्री आए थे वो अपने देश लेकर गए थे, वो भारत के लोग अपने ही विजडम से बहुत दूर रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, वो मॉस्को और सब तरह की यात्राएं उन्होंने की और तिब्बत भी गए। और जो कहते हैं ना खच्चर जो होता है ना, न्यूल, उसके शरीर पर किताबों को लाद कर, जैसे हम गाँव में देखा होगा ना आपने कि उस पर ईंट या ब्रिक्स वगैरह जो ढोते हैं, या सैंड वगैरह या फर्टिलाइजर मैन्यूर वगैरह ढोते हैं उसको गधों के ऊपर, है ना, ऐस के ऊपर। तो ही डिड सेम थिंग, वहां से बौद्ध साहित्य लेकर आए। ठीक है, अभी कभी आपने मेरा डीपी देखा है? मेरा डीपी ध्यान से देखना। यस सर। भारत यस सर, भारत देखा में है। जितने भी महान महान लोग हुए, जितने भी नहीं कह सकता, बहुत सारे जिनको हम जान पाए हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को हम जान भी नहीं पाए, वो ऐसे सारे लोग, भारत का जो विजडम था ना, अल्टीमेट विजडम था। ठीक है, भारत का विजडम था, अल्टीमेट विजडम विजडम था। तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध साहित्य जो तिब्बत चला गया, चाइना चला गया, वो वहां से वो लाद कर लेकर आए, पूरा उन्होंने कैरी किया और यहाँ पर लेकर आए। वो पहाड़ी रास्तों से होते हुए बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से वो भारत लेकर आए। ये था 1893 का एक छोटा सा महत्व। और एक और महत्व मैं आपको बता दूं, जो आप से मैंने कई बार चर्चा की है। 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहा, कोई मुझे बताएगा? देखो मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 1893, हाँ मानो बताना चाहेंगे? बताओ बेटा, प्लीज, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर न्यूजीलैंड। No, he visited USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वो गए और उन्होंने प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन, जो धर्म संसद थी, वहाँ एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया और इस स्पीच के बाद सब लोग उनके फैन हो गए। उन्होंने अपने स्टार्टिंग में कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग दिया। और अभी तक लोग क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग सोचने लगे, ये कौन सी सभ्यता है, ये कौन सा देश है जो दूसरे देश के लोगों को भी, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति को, उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहे हैं। क्योंकि भाई बहन का जो रिलेशन होता है बहुत ही अल्टीमेट रिलेशन होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो वहां के जो लोग हैं, पहली बात तो इनके ड्रेस को देख के, उनका जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो उस कलर को क्या कहते हैं, सैफरन कलर। तो सैफरन कलर को देख के, उनके ड्रेस को देख के, एक साधु का ड्रेस उनको बहुत अट्रैक्शन नहीं लगा। ये क्या जानता होगा, ये तो इज अ बैकवर्ड पर्सन, ये प्योर लाइक बैकवर्ड उनके कल्चर के अनुसार। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो लोग, ये कौन से देश से आया है, ये कौन सा इतना महान व्यक्ति। तो 1893 का एक छोटा सा इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
पॉइंट। तो 100 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट हुए जहां पर डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने काम किया, चाहे वो यूरोप का देश हो चाहे इंडिया में हो। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भूल सकते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फीचर है ना, उसको उसको अगर याद रखना है ना तो हमको अब्राहम लिंकन को जरूर याद रखना पड़ेगा। एनीबडी हैव हर्ड द नेम ऑफ अब्राहम लिंकन? बोलो। उन्होंने कहा था 16 यूएस प्रेसिडेंट थे। यस, उन्होंने कहा था ऑफ, बाई एंड फॉर। उनको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? ऑफ, बाई एंड फॉर। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। वो एक बहुत बढ़िया उन्होंने कोटेशन दिया, स्लोगन दिया, जिसको पूरे वर्ल्ड में आज तक इसको याद किया है। वास्तव में देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज मोर अप्रोप्रिएटली इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट एट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, एक जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल फ्रीडम। सबको बराबर अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हो। आज अफगानिस्तान की जो आलोचना हो रही है, मैं टीवी देखता बहुत ज्यादा, मैं देखता हूँ न्यूज। तो मैं कल मैं देख रहा था तो अफगान महिला जो यूएस एम्बेसी के सामने, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके सामने वो काफी रो रही थी और उसने अपनी स्थिति बताई। उसकी चर्चा में मैं नहीं यहाँ कर सकता, ठीक है। तो ये जो अधिकार है, आज अफगानिस्तान की जो आलोचना हो रही है, तालिबान की जो आलोचना हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि वहां महिलाओं और बच्चों के अधिकार को खत्म कर दिया। महिलाओं बच्चों को छोड़ दो, पुरुषों के अधिकार, सबके अधिकारों को वहां कुचला जा रहा है। तो इसलिए हम डेमोक्रेसी, भारत में जो लोग रह रहे हैं बहुत ही फॉर्चुनेट है। भारत को अगर समझना है सही मायने में कि भारत कितना महान है, तो अफगानिस्तान उन लोगों को जाना चाहिए जिनको लगता है कि भारत में बहुत कमियां हैं। यस, हम अपनी कमियों को दूर करें। कमियां, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन भारत बहुत दुनिया के देशों से बहुत बढ़िया है। और ये जो खराब हो रहा है, इसलिए खराब हो रहा है कि लोगों की इस देश के प्रति आस्था कमजोर हो रही है। इस आस्था को बनाए रखना है। जैसे जापान की आस्था है अपने देश के प्रति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से देश आगे बढ़ता है। मेरे पॉइंट। तो हम अगर इसके हम फैक्टर्स के बारे में जरा सोचें कि फैक्टर्स क्या थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रैलीज के माध्यम से हो, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हो, चाहे डिबेट के माध्यम से हो, चाहे वोटिंग के माध्यम से हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे वो स्ट्राइक्स हो, कुछ भी हो, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। पॉइंट पॉइंट। और ये हमको वो सब कुछ करना है, वो हमको राइट टू जो हमारा फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अंतर्गत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको फ्रीडम दे दिया गया है तो हम देश के खिलाफ कुछ भी स्पीच दें। ये हम अपने फ्रीडम को दुरुपयोग नहीं करना, हमको अपनी बात रखनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जैसे बच्चों को क्लास में एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया तो बच्चे कुछ भी बोल जाए तो टीचर की तो डांट पड़ेगी नहीं बेटा। घर में आपको फ्रीडम दिया गया है तो मम्मी को कुछ भी बोल देंगे, पापा को कुछ भी बोल देंगे? नहीं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता। फ्रीडम ऑलवेज गुड व्हेन इट इज अ लिमिटेड फ्रीडम। अनलिमिटेड फ्रीडम जो होता है ना, वो डाउनफॉल को लीड करता है। वी शुड लर्न फ्रॉम द राइजिंग काइट्स। पतंग हवा में उड़ती है ना, और जब तक वो उसकी कंट्रोल उसके उड़ाने वाले के पास होता है तब तक अच्छा लगता है, वो आसमान में उड़ता रह जाता है और देखने और दिखाने वाले सबके लिए बड़ा ही आनंददायी होता है। लेकिन जैसे ही उसकी डोर टूट जाती है, डिसिप्लिन की डोर इसको मान लो, अगर डिसिप्लिन की डोर टूट जाती है तो पतंग कहाँ जाता है? नीचे जमीन पर चला जाता है। इसी तरह आपको अपने पेरेंट्स के साथ और अपने गुरुजनों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और एक अच्छा सिटीजन बनना, अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करता है, हमको हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। जैसे अभी हमने शुरू में कहा था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स, रिलीजियस डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, और भी दूसरे बेसिस पर डिस्प्यूट्स होते हैं। उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमको एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कभी कभी होता है कि धर्म की यात्रा निकलती है, दूसरे धर्म वाले को कमेंट करते हैं, ये प्रवृत्ति से हमको बचना होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे धर्मों के ऊपर जो है उस पर अटैक करें या इस तरह की। ये सोच बहुत ही खराब है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है। और गवर्नमेंट की जगह हमको ये मानना है कि हमारी जो शिक्षाएं हैं ना, उन शिक्षाओं में जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसमें हमको ये सिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम दूसरे धर्म में भी अच्छाइयां हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, आन भद्रा कर्तव्य यंत्र विषय। लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में, कि सारे धर्मों के लोग क्या है, फ्रॉग ऑफ अ वेल के समान है, कुएं के मेढक के समान है। एक स्टोरी है, उसको मैं कभी बाद में नरेट करूंगा, कि कुएं के मेढक के समान है, कि कुएं का मेढक ये सोचता है कि दुनिया यही है और यही हमारी दुनिया ही अच्छी है, और बाहर का से जो आ जाता है मेढक कुएं में, तो उसको, उसने तो दुनिया देखी हुई है, उसने तो पूरा एंजॉय किया हुआ है। तो कुएं के मेढक नहीं बनना है, अपने समाज को नहीं बनना है, अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं को नहीं बनने देना है, और स्वयं नहीं बनना है। ठीक है। धर्म हर व्यक्ति की कमजोरी होती है। हमारे यहाँ धर्म के बारे में कहा गया, धारित्री धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य क्या है, जो समय के साथ ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे इक्वलिटी और जस्टिस का को प्रमोट करती है, उसको देखभाल करती है। इसलिए हमारे पास कोर्ट का सिस्टम है। क्या है? कोर्ट का सिस्टम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पर, और सुप्रीम कोर्ट है नेशनल लेवल पर। आर गेट यू पॉइंट? तो फाइनली अगर हम बात करें कि हमारे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि रीजंस हमारे जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं वो क्या क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट टू फ्रीडम, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ। कैन यू फाइंड? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स। बोलो। यस सर। चलो ठीक है। अब हम आते हैं रीडिंग पोर्शन पर। ये तो मैंने पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके सामने रख दिया। हाँ, अब हम आते हैं रीडिंग पोर्शन पर। हम रीडिंग की बात करें। ये भी जरूरी है ना कि हम एक बार पूरे चैप्टर को ओवरव्यू कर दिया, और रीडिंग पोर्शन। चलिए, अब हम कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा? कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा? सर हमने पेज आज क्यों रीडिंग करना? अब मुझे पढ़ लिया था। क्या बेटा? सर पेज नंबर 39 का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। इक्वलिटी एंड जस्टिस पढ़ना है। नो सर, सर उसके पीछे वाला पेज था 39। यस सर, सर ये यस सर। चलो सबसे पहले आपसा पढ़ो बेटा। आपसा पढ़ेंगे। आपसा, आपसा क्लास में है? आपसा बेटा, आपसा शायद नहीं है। सर है क्लास में। आपसा पढ़ो बेटा। आपसा बेटा, सर ऑप्शन लेफ्ट हो गई। ओके। चलो तो अब वीरभद्र पढ़ो बेटा। Yes, sir. Rivers too can become a source of conflict between states. It may begin in one state through another, and in and a third. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna Raja Sagara Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru.
The water stored in meter dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. ओके 1 मिनट, ये अभी आपने पढ़ा ना कृष्णराज सागर डैम, ये कहाँ पर है? बोलिए, अभी पढ़ा आपने ना? सर कर्नाटका में। सर कर्नाटका। हाँ यस, से तो कर्नाटक आपको ऐसे ध्यान रखना है बेटा, माइक ऑन मत करो बेटा। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Okay, sir. The conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can get as much water as they need for people in their states. This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट तैयार हो जाएंगे। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट से बहुत पुराना मामला है, पानी के शेयरिंग को लेकर। पानी के शेयरिंग के लिए हम झगड़े करते हैं और पानी को वेस्ट करते हैं। अगर पानी का वेस्ट मैनेजमेंट हो, जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में होता था, वाटर का मैनेजमेंट किया जाता था। पहले के जमाने में आप पूछना अपने ग्रैंडफादर लोगों से, पापा लोगों से, देखो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के एरियाज में, वहां पर हर मतलब उस व्यक्ति को रिच माना जाता था जिसके पास जितने ही पॉन्ड होते थे, समझे ना। और जो बच्चों की जो शादियां होती थी लड़कों की, हाँ, तो वहां उन बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती थी जिनके घर में ज्यादा पॉन्ड होते थे, क्योंकि पॉन्ड से फिशिंग भी होता था, ठीक है, और एक लाइवलीहुड था, है ना। तो ये देखो, मतलब जैसे कह लो कि इसको ऐसे समझ लो कि आपके दिल्ली शहर में 4 मकान हो, 4 फ्लैट हो, तो ये बच्चा बहुत रिच है ना। तो ये अपने लड़की की शादी लोग करना वहां पसंद करेंगे। आर गेटिंग पॉइंट? क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रॉस्पेरिटी मिली। गेटिंग पॉइंट? आज जब लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो देखो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो उसी तरह पहले के जमाने में रिवर्स जो है क्या होता था, ये पॉन्ड वगैरह ज्यादा होने से क्या होता था कि वाटर रिचार्ज भी होते थे। आर गेटिंग पॉइंट? इसको समझना है, इसको ऐसे समझो कि जैसे गुल्लक, आप जानते हो गुल्लक, कॉइन बॉक्स, कॉइन बॉक्स में आपको आपके मम्मी पापा पैसा देते हैं तो आप क्या करते हो? कॉइन बॉक्स में डालते हो ना, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, वो भरता जाता है ना, और एक दिन आपको बहुत ढेर सारा पैसा मिल जाता है। और जो अगर मान लो कॉइन बॉक्स से पैसा निकालते जाओ, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला और डाला कुछ भी नहीं, तो कॉइन बॉक्स खाली होगा ना। हमारी धरती भी इसी तरह है। अगर उसमें जो पानी है, वाटर है, अगर वो जो पानी जो जितने ही पॉन्ड होंगे, जितनी ही नदियां होंगी, तो क्या होगा, वाटर जो है वो परकोलेट होता जाएगा, धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा ना जमीन के अंदर, और वही वाटर हम ट्यूबवेल के माध्यम से या घर में जो पानी निकालने का जो भी सिस्टम है, ठीक है, हैंड पंप वगैरह, उसके माध्यम से हम पानी निकालते हैं। आज का मनुष्य क्या कर रहा है, जो एग्रीकल्चर के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, उसने पानी तो निकाला लेकिन पानी वापस नहीं दिया। जैसे पानी जब होता है, बारिश होती है, तो हमको करना क्या चाहिए कि बारिश के पानी को सरफेस रन ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब पानी बह के निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां बारिश हो वहीं पर स्टॉप कर दे, बंद बना के रोक दे, ठीक है, या छोटे छोटे वेल बना दे, अपने घर में वेल बना के उसको कवर कर दिया, तो वो क्या होगा, वही पानी आपका यूज आ जाएगा और वो पानी आपके वाटर टेबल को मैनेज करेगा, वाटर टेबल को नीचे नहीं जाने देगा। जैसे कॉइन बॉक्स में आप कॉइन डालते हो, उसी तरह आप रेन के वाटर को बहने मत दो, बेकार मत जाने दो, उसको जहां बारिश हो वहीं पर रोकने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। और वाटरमैन ऑफ इंडिया पता करना कौन है, उन्होंने राजस्थान में बहुत काम किया, जो राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान, वहां पर उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया वो यूपी के थे, ठीक है, मेरठ के पास के रहने वाले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको पता करना और मुझे बताना। सर जब पानी को स्टोर करके रखना चाहिए तो सर हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। यस बेटा, वेरी गुड। सर मैं वाटरमैन ऑफ इंडिया का नाम बताऊं? बताओ, जरूर बताओ बेटा।
सर राजेंद्र सिंह। हाँ, राजेंद्र सिंह, वेरी गुड। वो हमारे गांव में आए थे, पॉइंट। वो हमारे गांव में आए थे और उन्होंने वाटर मैनेजमेंट पर काम किया था वहाँ राजस्थान में। और राजस्थान के जो यूथ से वो गांव से गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, और उसको उन्होंने रोका था। फाइन, चलो, वेरी गुड। आगे पढ़िए। नेक्स्ट बॉय, नेक्स्ट स्टूडेंट, जल्दी करो स्पेस में। सर अन्य राज है। हाँ, नया राज पढ़िए बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट आयुष कुमार सरस्वती। आयुष कुमार, जल्दी करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, जल्दी करें आयुष कुमार। चलो जल्दी करो बेटा। जल्दी जल्दी। सर क्या करना है? अरे क्या कर रहे थे बच्चे? चलो, तुम क्लास में नहीं हो इसका मतलब अभी पनिशमेंट मिलेगा आपको, इसके बाद आपका टर्न मिलेगा। नेक्स्ट बताओ मनीषा। सर नेक्स्ट अदिति किंडो। अदिति किंडो, चलो स्टार्ट करो बेटा, जल्दी से, फास्ट। सर कहाँ से पढ़ना है? लो, तुमको भी पनिशमेंट मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बताओ। सर कनिष्का सिंह। कनिष्का सिंह, चलो बेटा। चलो प्रिया पढ़ो बेटा, चलो। जो नहीं ध्यान देंगे तो कैसे पढ़ने का मौका मिलेगा बताओ? क्लास में ध्यान देना है बेटा। चलो पढ़िए। Okay, sir. Equality and justice. Yes. One of the key ideas of democratic government is its commitment to equality and justice. यस, Equality and justice are inseparable. इनसेपरेबल मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी, ठीक है, और जस्टिस को अलग नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर, चाहे वो धार्मिक बराबरी का अधिकार हो, है ना, चाहे वो राजनैतिक बराबरी का अधिकार हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैं सबको चांस दे रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ नहीं केवल प्रिया पढ़ेगी, केवल मनीषा पढ़ेगी, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। आगे पॉइंट। और ये जस्टिस भी नहीं हो, तो इक्वलिटी एंड जस्टिस मस्ट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Discuss. In Maya's story, did the government support the idea that people are equal? In Dr. Ambedkar's story, did the practice of untouchability support the idea that people are equal? The earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practice must not continue, and that justice can only be achieved when people are treated equally. देखो एक मिनट, देखो हमारे देश में ये अनटचेबिलिटी कहाँ से आई? ये तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। हाँ, ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है। तो सब लोग बच्चे जो है ना, एक बार जब अपना कैमरा ऑन करना और सब लोग अपने हाथ को आगे करके जैसे प्लेज लेते हो ना, वैसे प्लेज लो। वी विल नॉट फॉलो इन अनटचेबिलिटी। पॉइंट। एक बार सब लोग एक बार प्रॉमिस करो तो बेटा कि वी विल नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। जल्दी से लोग, ऑल स्टूडेंट जस्ट आप प्लेज लीजिए। अदिति किंडो अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा, और आप लोग प्लेज। पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। पॉइंट। तो सब बच्चे अपना कैमरा पहले ऑन करेंगे और अपने हाथों को जैसे स्कूल में प्लेज लेते हो ना, वैसे प्लेज लेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि वी विल नॉट फॉलो अनटचेबिलिटी। पहले मनीषा अपना कैमरा ऑन कीजिए, सारे बच्चे, अंश कुमार, तिवारी जी, ठीक है। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे कैमरा मैंने ऑन तो किया है। नो इशू, नो इशू, नो इशू, चलो कोई बात नहीं है। वीरभद्र, मनीषा प्रजापति, ये सब हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी करूंगा और मैं आपने अपने यूट्यूब पर इसको डालूंगा भी कि हमारे बच्चों ने कितना बढ़िया एक्टिविटी किया है। देख लो, भव्या बिल्कुल स्ट्रेट बैठी है, बहुत अच्छा। भव्या के हाथ दर्द होने लगे,
है ना। चलो बोलो कि वी, बोलो वी द स्टूडेंट ऑफ We the student of सिक्स्थ क्लास sixth class promise that promise that we will not practice we will not practice untouchability. untouchability. We will We will give equal opportunity give equal opportunity opportunity to all to all fellow citizens. fellow citizens. जय हिंद, जय हिंद, Jai Hind. Jai Hind. वंदे मातरम. Vande Mataram. गुड चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. चलो एक अच्छा सा हमने काम किया. इसके लिए आप अपनी पीठ जो है, मैं तो वहां आ नहीं सका हूँ आपकी पीठ को थपथपाने के लिए, है ना. तो मैं अपने कंप्यूटर को थपथपा देता हूँ, आप अपनी पीठ को थपथपा दो. मैंने अपने कंप्यूटर पर आप लोगों के बैक को थपथपा दिया कंप्यूटर पर. ठीक है, आप लोग सेल्फ अप्राइजल ले लो. चलो अब हम आते हैं. हाँ, अब पढ़ेगी भाव्या चौहान पढ़ेंगी. भाव्या, भाव्या, ग्रेट भाव्या. चलो. Okay, sir. The government also recognizes this and makes special provisions for groups within society and are unequal for instance फॉर in our इंस्टेंस, society. फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, instance. फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. Okay, Now, sir. In our society, there is a general tendency to value and care for boys child more than the girl child. ये This आज के means समाज में, हाँ मिनट, ये आज के समाज में ऐसी टेंडेंसी देखी जा रही है कि बॉयज को, हालांकि बहुत बदला है, ऐसा नहीं है. पहले हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं थी. हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों को बिल्कुल बराबरी का अधिकार था. लेकिन धीरे धीरे समाज में तो बहुत सारे रूलर्स आए, बाहर से लोग आए, उनकी सोच इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया. महिलाओं, और जैसे आज जो अफगानिस्तान में स्थिति देख रहे हो ना, तो महिलाओं की स्थिति खराब है. उसी तरह भारत में भी बहुत सारे समय पहले इस तरह की स्थितियां आई, जिसमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने बच्चियों को अर्ली एज मैरिज भी शुरू हो गया. ये सब डिमेरिट्स आ गए, पर्दा सिस्टम शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो समाज जो कभी बहुत उन्नत समाज होता था, वो धीरे धीरे पिछड़ता चला गया. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसे लोगों को जो समाज में किसी कारणवश बैकवर्ड स्टेट में है या रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस किया. ठीक है, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की. लेकिन मैं यहाँ, मेरा कहना है कि जिन लोगों ने एक बार उन सुविधाओं को अवेल कर लिया है, जो बड़े ऊंचे पोस्ट पर चले गए हैं, उनको इन सुविधाओं को अपने दूसरे भाई बहनों के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि उनका भी विकास हो. ठीक है, चाहे वो जैसे मान लो कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या ओबीसी जिस आजकल कैटेगरी बन रही है, उसमें जिन लोगों को भी सुविधाएं मिल रही हैं, मान लो कोई एसपी है, डीएसपी बन गया, उस सुविधा का फायदा उठाकर अपने नॉलेज के साथ भी और सुविधा का भी, दोनों का फायदा उसको मिला और वो आगे बढ़ गया. अब उन लोगों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं को छोड़ें और अपने ही जो समाज है, जो एससी हैं, एसटी हैं, जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं लिया, वैसे लोगों को प्रमोट करें. तब जाकर देश में विकास होगा. सही मायने में गांधी जी का जो हिंद स्वराज है उसका कॉन्सेप्ट होगा. तो सही मायने में दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा कि अंत्योदय का विकास, अंत का उदय, अंत्योदय. अंत मतलब जो समाज में मार्जिनलाइज्ड क्लास है, उसका उदय हम ही हमारे देश में वास्तव में प्रकाश के लिए ऊर्जा का विषय बनेगा, ऊर्जावान देश बनेगा. यही देश तभी आगे बढ़ पाएगा. चलो आगे पढ़ो बेटा. मनीषा ने बहुत मेहनत किया है, मनीषा को थोड़ा पढ़ने दें क्योंकि लेसन समाप्त होने वाला है. हाँ मनीषा. Yes, sir. The means that society does not value the girl and boy child equally, and this is unjust. In the contest, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be
waived for lovers in government school or college. तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ लेंगे। हेलो बेटा। Yes, sir. How do you think lowering the school fees would help the girls attend school? बताइए, अपने विचार रखिए। अपने विचार रखिए, बोलिए बेटा। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हेलो चिल्ड्रेन। सर मैं बताऊं? एक मिनट मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज योर ओपिनियन दैट लोअरिंग द फी ऑफ अ स्कूल will help the girl child, or it will help the girl child or not, or if it help the girl child, how? हाँ, भाव्या बोलेंगी बेटा, आपका क्या ओपिनियन है? यस सर। सर जो आपने क्वेश्चन बोला, हाउ डू यू थिंक लोअर स्कूल फीस वुड हेल्प गर्ल टू अटेंड स्कूल? दिस कैन हेल्प बिकॉज द पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड गर्ल to go school for a heavy fees because they thought that the girl doesn't need of money. शाबाश। She doesn't need of money, and then the school fees is too higher. If the school fees is low, the parents say that the girls can also attend school because the fees is lower and the parents doesn't give the girls money. ओके, वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम भाव्या, एनीबडी वांट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक? कोई अपना विचार रखना चाहेगा? एनीबडी? नो? ओके, चलिए ठीक है। तो भाव्या ने एक्चुअली क्या, भाव्या ने सबके मन की बात कह दी ना, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं मन की बात, तो भाव्या ने आज सबके मन की बात कह दी। सारे बच्चों के मन में यही है जो भाव्या ने कहा, कि भाव्या ने बहुत सुंदर तरीके से ये कहा कि अगर लड़कियों की फीस कम होगी तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियां तो शादी करके दूसरे के घर में चले जाना है, इसके ऊपर इतना खर्च क्यों करना है, लड़के होंगे तो हमारे परिवार को, जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी सोच होती है। सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ इस लड़के को खाना बनाना आना चाहिए, पढ़ना कोई मैटर नहीं करता, बाद में उसका कोई काम नहीं आएगा, बट बिल्कुल गलत है ये। बहुत बढ़िया, हंस कुमार तिवारी ने भी बहुत अच्छी बात कह दी। और कोई बच्चा ये कुछ कहना चाहेगा इस विषय पर? बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्पल हो सकता है सर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का। अरे वाह, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किरण बेदी से लेके, है ना, पीवी सिंधु, है ना, साइना नेहवाल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि महिलाएं जो है राजनीति में भी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे आपकी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, हमारी लेट सुषमा स्वराज, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत इफिशिएंट, बहुत तेज गति से काम करने वाली महिलाओं में उनका नाम आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में, हर जगह अब अच्छा कर रही हैं लड़कियां। तो लड़कियों का एजुकेशन, हमारे यहाँ तो लड़कियों को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाता था, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी महिलाएं थी और प्राचीन काल में जिसमें लड़कियों को वेद की भी शिक्षा दी जाती थी। तो आज के समय में भी देखो, मध्यकाल में भी रजिया सुल्तान को एक बार मौका मिल गया, है ना, इल्तुतमिश ने दे दिया। हालांकि उस समय का समाज बड़ा ही कंजर्वेटिव समाज था, लेकिन फिर उन्होंने चांस उन्होंने दिया। इसका मतलब वो रियलाइज कर रहे कि, और उन्होंने सिद्ध भी किया कि वो 4 साल तक ही कम शासन की, फिर बाद में लोगों ने कॉन्स्पिरेसी कर दिया उनके दरबारियों ने और उनकी हत्या करवा दी। तो ये अलग बात है, लेकिन लड़कियों के अंदर क्षमता है आज हर लेवल पर। आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण है, लड़की है, हाँ है कि नहीं बताओ? निर्मला सीतारमण पूरे देश की व्यवस्था चला रही है। और आप अपने ही घर में देख लो,
आपके घर में आपकी मदर जो है जस्ट लाइक माँ दुर्गा की तरह है ना। जिन भगवान माँ दुर्गा को देखो कितने हाथ दिए जाते हैं, तो मम्मी आपकी कपड़ा भी, घर की सफाई भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, आपको पढ़ाती भी हैं और घर को मैनेज भी करती हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो केयरिंग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, वो हर तरह की पोर्टफोलियो को संभालने वाली मदर होती है। इसलिए हम कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आज मेरे क्लास के बाद, मेरी क्लास अब समाप्त होगी, मेरी क्लास के बाद सब लोग अपनी माँ को गले लगाएंगे और प्रणाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर, हाँ बोलिए बेटा। आपको एक बात बतानी थी सर। रक्षाबंधन आ रहा है तो सर मैंने इस बार डिसाइड किया कि मम्मा के हैंड में मेहंदी बनाऊंगी। उसमें मैं थैंक यू मम्मा जरूर लिखूंगी। वेरी गुड। अच्छा, आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट। चलो, मुझे भाव्या की बात बड़ी अच्छी लगी। आज सब लोग, जितनी भी लड़कियां हैं ना, सब लोग है ना, अपने मम्मा के हाथ में यही काम कर रहे। ये मत करना कि पांडे सर ने कहा है, फिर तो लोग कहेंगे कि पढ़ाते हैं कि ये सब काम करवाते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन ये तो मैं बस इसलिए कहता हूँ बेटा कि मदर और चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड है बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। चलो, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.